सबसे पहले हम ओशन इकोसिस्टम के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझेंगे। बायोटिक रिसोर्सेज को समझने के लिए हमें मरीन लाइफ के हायरार्किकल क्लासिफिकेशन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। देखो, ओशन में लाइफ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, ये मोबिलिटी और डेप्थ के बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे बॉटम लेवल पर यानी फाउंडेशन पर होते हैं प्लैंकटन। ये वर्ड ग्रीक से आया है जिसका मतलब है ड्रिफ्टर या भटकने वाला। Why are they called drifters? क्योंकि इनके पास लोकोमोशन की पावर नहीं होती टू स्विम अगेंस्ट द करंट। ये वाटर करंट्स के साथ पैसिव फ्लो करते हैं। प्लैंक्टन्स दो टाइप्स के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन ऑटोट्रॉफ्स हैं। ये ओशन के प्लांट्स हैं जो सनलाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। नोट करना, मरीन फूड वेब की शुरुआत यहीं से होती है। अगर फाइटोप्लैंक्टन नहीं होंगे तो पूरा मरीन इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इन्हें खाते हैं जू प्लैंक्टन जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। इसके ऊपर आते हैं नेक्टन। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्टिव स्विमर्स हैं, जैसे फिशेस, शार्क्स, वेल्स। ये करंट्स के अगेंस्ट स्विम कर सकते हैं, इसलिए ये हंट कर सकते हैं और माइग्रेट कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी है बेंथोस। बेंथोस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ओशन फ्लोर पर रहते हैं, या तो सी बेड पर चलते हैं जैसे क्रैब्स, या वहां चिपके रहते हैं, सेसाइल ऑर्गेनिजम्स लाइक कोरल्स एंड स्पंजेस। सोचो जरा, व्हाई इज दिस क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट फॉर रिसोर्सेज? क्योंकि सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नेक्टिन ग्रुप का होता है थ्रू फिशरीज। अब कमर्शियल फिशरीज की लोकेशन को एनालाइज करते हैं। स्लाइड में राइट साइड देखो। वर्ल्ड के मेजर फिशिंग ग्राउंड्स वहां लोकेट होते हैं जहां वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रैंड बैंक्स नियर न्यू फाउंडलैंड। यहाँ नीचे से आने वाला कोल्ड लैब्राडोर करंट और ट्रॉपिकल रीजन से आने वाला वार्म गल्फ स्ट्रीम मिलते हैं। फोकस या जब ये करंट्स मिलती हैं तो वहां अपवेलिंग होती है। कोल्ड वाटर अपने साथ ओशन फ्लोर से न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स ऊपर सरफेस पर ले आता है। जब न्यूट्रिएंट सनलाइट वाले जोन में आते हैं तो वहां फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ एक्सप्लोड होती है। जहां फाइटोप्लैंक्टन होंगे वहां जूप्लैंक्टन आएंगे और उन्हें खाने के लिए फिश आएंगी। इसलिए मिक्सिंग जोन्स वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। क्लियर है? साथ ही मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर क्रिएट्स फॉग विच इज डेंजरस फॉर नेविगेशन बट गुड फॉर फिश इकोलॉजी। फाइनली समझो डिफरेंस बिटवीन एक्वाकल्चर एंड कैप्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग वाइल्ड हार्वेस्ट है, यानी शिकार करना, जबकि एक्वाकल्चर कंट्रोल्ड कल्टीवेशन है, जैसे श्रिम्प फार्म्स। फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए एक्वाकल्चर पर शिफ्ट होना जरूरी है क्योंकि वाइल्ड स्टॉक्स ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अब हम शिफ्ट करते हैं लिविंग रिसोर्सेज से नॉन लिविंग रिसोर्सेज की तरफ, स्पेसिफिकली मिनरल रिसोर्सेज। ओशन वाटर सिर्फ पानी नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सॉल्यूशन है। इसमें डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स और मिनरल्स का ह्यूज रेजर्वॉयर है। सिंपल है, ओशन की एवरेज सैलिनिटी 35 पार्ट्स पर 1000 पीपीटी होती है। इसका मतलब हर 1000 ग्राम सी वाटर में अप्रॉक्स 35 ग्राम डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं। सबसे डोमिनेंट सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जो ऑलमोस्ट 77.7% कॉन्स्टिट्यूट करता है, फॉलोड बाय मैग्नीशियम क्लोराइड। कमर्शियली हम सी वाटर से डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं सॉल्ट, ब्रोमीन और मैग्नीशियम का। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। इवेपोरेशन पैन सॉल्ट वर्क्स। सी वाटर को शैलो पैन्स में लाया जाता है, सनलाइट से पानी इवेपोरेट होता है और पीछे क्रिस्टलाइजर्स में सॉल्ट बच जाता है। ये मैकेनिज्म वहां एफिशिएंट है जहां क्लाइमेट हॉट और ड्राई हो। लेकिन एक और टाइप का मिनरल डिपॉजिट होता है जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है प्लेसर डिपॉजिट्स। लिसन केयरफुली। प्लेसर डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन मैकेनिज्म समझो। जब रिवर्स रॉक्स को इरोड करके समुंदर तक लाती हैं तो वेव्स कांस्टेंट एक्शन से हल्की सैंड यानी कि लाइट पार्टिकल्स को बहा ले जाती हैं। लेकिन भारी मिनरल्स यानी हैवी मिनरल्स बीच पर ही कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं ड्यू टू हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस वेव एक्शन को नेचुरल सॉर्टिंग प्रोसेस कहते हैं। इंडिया में केरला की कोस्टलाइन पर जो मोनोजाइट सैंड्स मिलती हैं वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हैं। मोनोजाइट एक रेडिश ब्राउन मिनरल है जिसमें थोरियम होता है। थोरियम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एक पोटेंशियल फ्यूल है और इंडिया के पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स में से एक है। इसलिए ये स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है। सिर्फ मोनोजाइट नहीं, इन बीच सैंड्स में इल्मेनाइट और र्यूटाइल भी मिलते हैं जो टाइटेनियम के सोर्सेज हैं। टाइटेनियम एक लाइट वेट स्ट्रक्चरल मेटल है जो एयरक्राफ्ट और डिफेंस इक्विपमेंट में यूज होता है। ज़र्कॉन भी मिलता है जो हाई हीट रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है।
मैप पर फोकस करो। उड़ीसा का कोस्ट यानी कि गंजम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी ये डिपॉजिट्स मिलते हैं, बट केरला का कॉन्सेंट्रेशन सबसे सिग्निफिकेंट है। समझ आया? बेसिकली ज्योग्राफी और वेव फिजिक्स ने मिलकर इन वैल्यूएबल मिनरल्स को कोस्टल एजेस पर फिल्टर और जमा कर दिया है। ये बीट सैंड मिनरल्स इंडिया की एटॉमिक एनर्जी सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ के लिए बैकबोन का काम करते हैं। इनका एक्सट्रैक्शन रिलेटिवली ईजी है क्योंकि ये सरफेस पर ही अवेलेबल हैं, डीप माइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज की। ओशन सिर्फ मिनरल्स और फूड का स्टोर हाउस नहीं है, बल्कि ये एनर्जी का एक मैसिव इंजन भी है। हम यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं जो सस्टेनेबल है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ओटेक, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इसका बेसिक प्रिंसिपल थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें टरबाइन घुमाना पड़ता है। ओटेक में हम ओशन के टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करते हैं। ट्रॉपिकल ओशंस में सरफेस वाटर गर्म होता है सनलाइट की वजह से अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस, और डीप वाटर 1000 मीटर डेप्थ पर बहुत ठंडा होता है अप्रॉक्स 5 डिग्री सेल्सियस। जब ये डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होता है तभी ओटेक प्लांट काम कर सकता है। इस प्रोसेस में हम अमोनिया जैसे लिक्विड का यूज करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। वार्म सरफेस वाटर से अमोनिया को बॉयल करके वेपर बनाते हैं। ये वेपर प्रेशर से टरबाइन को घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर डीप ओशन से ठंडा पानी पंप करके उस वेपर को वापस लिक्विड में कंडेंस किया जाता है। ये साइकिल चलता रहता है। सिंस इंडिया ट्रॉपिकल बेल्ट में है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच हमारे पास ओटेक का ह्यूज पोटेंशियल है। नेक्स्ट है टाइडल और वेव एनर्जी। टाइडल एनर्जी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन पर डिपेंड करती है। जब हाई टाइड आती है तो पानी का लेवल बढ़ता है और वो एक बेसिन में स्टोर कर लिया जाता है। जब लो टाइड होती है तो वो पानी वापस ओशन में छोड़ा जाता है थ्रू अ टर्बाइन। इंडिया में गल्फ ऑफ खाम्बत और गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात बेस्ट साइट्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोस्ट लाइन की शेप फनल जैसी है। जब समुंदर का पानी इन नैरो गल्फ्स में घुसता है तो टाइडल रेंज एम्पलीफाई हो जाती है। हाई टाइड्स बिकम हायर। सोचो जरा, नैरो जगह में सेम वॉल्यूम पानी आएगा तो हाइट बढ़ेगी ना? वही लॉजिक है। तीसरा रिसोर्स है ऑफशोर विंड एनर्जी। जमीन पर विंड फार्म्स लगाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, लैंड एक्विजिशन, नॉइज, ऑब्स्ट्रक्शंस। लेकिन ओशन सरफेस फ्लैट और स्मूथ होता है। वहाँ फ्रिक्शन कम होता है, नो बिल्डिंग्स, नो ट्रीज, इसलिए हवा की स्पीड हाई और कंसिस्टेंट लैमिनार फ्लो होती है। ग्राफ देखो, ऑफशोर विंड का कैपेसिटी फैक्टर ऑन शोर से सिग्निफिकेंटली हाई है। मतलब ये ज्यादा टाइम तक रिलायबल बिजली दे सकता है। गुजरात और तमिलनाडु के कोस्ट इसके लिए प्राइम लोकेशंस हैं। हालांकि ऑफशोर टर्बाइन्स लगाना और मेंटेन करना एक्सपेंसिव है कोरोजन और स्टॉर्म्स की वजह से, लेकिन फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये इंडिस्पेंसिबल है। सरफेस से अब हम ओशन के डार्केस्ट और डीपेस्ट हिस्सों में चलते हैं, डीप सी मिनरल्स। यहाँ कंडीशंस एक्सट्रीम है, प्रेशर इमेंस है और सनलाइट बिल्कुल नहीं है। फिर भी यहाँ फ्यूचर के सबसे क्रिटिकल रिसोर्सेज छुपे हैं। दो मेन कैटेगरीज हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स यानी पीएमएन और कोबाल्ट रिच क्रस्ट्स। सबसे पहले पीएमएन को देखते हैं। ये आलू यानी पोटैटो की शेप के छोटे पत्थर होते हैं जो अबिसल प्लेन्स यानी 4000 टू 6000 मीटर्स डेप्थ पर बिखरे हुए मिलते हैं। ये बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। हैरानी की बात है, पानी में डिसॉल्व्ड मेटल्स किसी न्यूक्लियस जैसे शार्क का दांत या छोटा कंकड़ के चारों तरफ लेयर बाय लेयर जमा होते रहते हैं, बिल्कुल जैसे प्याज यानी अनियन की लेयर्स होती हैं। इन नोड्यूल्स में मैंगनीज, आयरन, निकल, कॉपर और कोबाल्ट होता है। इंडिया के लिए ये सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में अवेलेबल हैं। इंडिया को पायनियर इन्वेस्टर का स्टेटस मिला है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से, जिसका मतलब है हमें एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं वहां एक्सप्लोर और माइन करने के लिए। ये मिनरल स्टील इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वाइटल है। दूसरी कैटेगरी टेक्टोनिक एक्टिविटी से जुड़ी है, कोबाल्ट रिच क्रस्ट्स और पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स। क्रस्ट्स वहां बनते हैं जहां अंडर वाटर पहाड़ यानी सी माउंट्स होते हैं। पानी के मिनरल्स इन पहाड़ों के साइड्स पर एक थिक परत यानी क्रस्ट बना लेते हैं। ये कोबाल्ट में रिच होते हैं। कनेक्शन समझो, कोबाल्ट आज की डेट में ब्लू गोल्ड है क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरीज में यूज होता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज को पावर देती हैं। विदाउट कोबाल्ट ईवी रेवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है।
इसके अलावा जहां टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हो रही होती हैं यानी मिड ओशन रिजेस, वहां अर्थ के अंदर से मैग्मा हीट रिलीज करता है और हाइड्रोथर्मल वेंट्स बनते हैं। इन्हें ब्लैक स्मोकर्स भी कहते हैं। यहाँ गर्म पानी मिनरल्स के साथ बाहर निकलता है और ठंडे समुद्र के कांटेक्ट में आते ही सल्फाइड्स के रूप में जमा हो जाता है। वाइल पीएमएन शांत प्लेन्स में मिलते हैं, सल्फाइड्स वायलेंट वॉल्केनिक एरियाज में मिलते हैं। इंडिया का डीप ओशन मिशन इन्हीं रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि हम स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के लिए चाइना या दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड ना रहें। अब हम रिसोर्सेज से हटकर ओशन की प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, स्पेसिफिकली मरीन पोल्यूशन। ओशन को अक्सर हम यूनिवर्सल सिंक समझ लेते हैं कि कुछ भी फेंक दो वो गायब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। पोल्यूटेंट्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं और मरीन लाइफ को चोक कर रहे हैं। मैकेनिज्म्स को समझो। सबसे विजिबल पोल्यूशन है ऑयल स्पिल्स। जब शिप्स से ऑयल लीक होता है तो वो पानी के ऊपर एक लेयर बना लेता है जिसे ऑयल स्लिक कहते हैं। ये लेयर सनलाइट को ब्लॉक करती है और ऑक्सीजन एक्सचेंज को रोक देती है। इससे नीचे रहने वाले ऑर्गेनिज्म सफोकेटेड फील करते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए मार्पोल कन्वेंशन 7378 लाया गया था, जो इंटरनेशनल शिपिंग से होने वाले पोल्यूशन को रेगुलेट करता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये सिर्फ फोटो डिग्रेड होता है। मतलब सनलाइट से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं, मतलब लेस देन 5 mm। ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये माइक्रोप्लास्टिक्स मरीन फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। फिश इन्हें फूड समझ के खा लेती है। यहाँ प्रोसेस शुरू होता है बायोमैग्निफिकेशन का। छोटी फिश ने प्लास्टिक खाया, बड़ी फिश ने छोटी को खाया और फाइनली इंसान ने बड़ी फिश को खाया। हर स्टेप पर टॉक्सिन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। जो प्लास्टिक हम फेंक रहे हैं वो घूम फिरकर हमारी प्लेट में वापस आ रहा है। इसके अलावा घोस्ट नेट्स मतलब अबैंडन्ड फिशिंग गियर भी हैं, जो मरीन एनिमल्स जैसे टर्टल्स, डॉल्फिन्स को ट्रैप करके मार देते हैं। इवन नॉइस पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स व्हेल्स के सोनार कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करता है, जिससे वो रास्ता भटक जाती हैं। अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखो। ओशन करंट्स प्लास्टिक को रैंडम नहीं छोड़ती, वो इन्हें घुमाकर स्पेसिफिक जोन्स में इकट्ठा कर देती हैं, जिन्हें गायर्स कहते हैं। वर्ल्ड में 5 मेजर सब ट्रॉपिकल गायर्स हैं। नॉर्थ पैसिफिक गायर में सबसे बड़ा ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बन गया है। यहाँ करंट्स एक सर्कुलर मोशन यानी सेंट्रिपिटल फोर्स क्रिएट करती हैं, जिससे सारा कचरा बीच में ट्रैप हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाय घुमाने पर पत्ती बीच में आ जाती है। ये गार्बेज पैचेस अब फ्लोटिंग आइलैंड्स बन चुके हैं, जो मरीन इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट क्रिटिकल एनवायरमेंटल इश्यू है यूट्रोफिकेशन। ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, न्यूट्रिएंट ओवरडोज। जैसे इंसान ज्यादा खाना खाने से बीमार होता है, वैसे ही इकोसिस्टम न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस से कोलैप्स हो जाता है। इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कैस्केड कहते हैं। स्टेप 1 है न्यूट्रिएंट लोडिंग। खेतों यानी एग्रीकल्चर में हम एनपीके फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। बारिश के साथ ये फर्टिलाइजर्स बहकर रिवर्स में जाते हैं और फाइनली ओशन में पहुंचते हैं। सोवेज वाटर भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। स्टेप 2 है एल्गल ब्लूम। जैसे ही ओशन के सरफेस वाटर को ये एक्सेस न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वहां मौजूद माइक्रोस्कोपिक एल्गे यानी फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाती है। पानी का रंग हरा या लाल रेड आइड हो जाता है। लगता है ये अच्छा है, बट वेट, ये ब्लूम सनलाइट को नीचे जाने से रोक देता है। स्टेप 3 है डेथ एंड डीकॉम्पोजिशन। एल्गे की लाइफ शॉर्ट होती है। जब ये मरते हैं तो ये नीचे सिंक करते हैं। वहां बैक्टीरिया इन डेड एल्गे को डीकंपोज करना शुरू करते हैं। इस डीकंपोजिशन प्रोसेस में बैक्टीरिया पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। स्टेप 4 है हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया। ऑक्सीजन का लेवल इतना गिर जाता है, लेस देन 2 mg पर लीटर, कि वहां फिश और दूसरे मरीन एनिमल्स सांस नहीं ले पाते। या तो वो मर जाते हैं या वो जगह छोड़ देते हैं। इस एरिया को डेड जोन कहते हैं। वर्ल्ड का सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल गल्फ ऑफ मेक्सिको है। मिसिसिपी रिवर यूएसए के बड़े एग्रीकल्चरल एरिया से फर्टिलाइजर्स लेकर गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिरती है। वहां हर साल गर्मियों में एक मैसिव डेड जोन बनता है। इसमें एक और फैक्टर है स्ट्रैटिफिकेशन या लेयरिंग। ऊपर का फ्रेश रिवर वाटर हल्का होता है और नीचे का सॉल्ट वाटर भारी। ये मिक्स नहीं होते, इसलिए नीचे ऑक्सीजन रिप्लेनिश नहीं हो पाती और नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स दम घुटने से मर जाते हैं। ये इकोसिस्टम के लिए डिजास्ट्रस है। पोल्यूशन के बाद अब हम एक इनविजिबल लेकिन डेडली केमिकल प्रॉब्लम को समझेंगे, ओशन एसिडिफिकेशन।
इसे अक्सर दी अदर CO2 प्रॉब्लम कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग के अलावा। क्लाइमेट चेंज में हम टेम्परेचर की बात करते हैं, यहाँ हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। मैकेनिज्म देखो, हम एटमॉस्फेयर में जो CO2 रिलीज करते हैं फैक्ट्रीज, कार्स से, उसका अप्रॉक्स 25 से 30% ओशन एब्जॉर्ब कर लेता है। जब CO2 पानी यानी H2O के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 बनाता है। ये एसिड अनस्टेबल होता है और टूटकर हाइड्रोजन आयंस यानी H+ रिलीज करता है। केमिस्ट्री का रूल है, जितने ज़्यादा H+ आयंस होंगे, pH उतना कम होगा और पानी उतना एसिडिक होगा। समझ आया? लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एसिडिटी बढ़ना नहीं है, प्रॉब्लम है कार्बोनेट डिप्लीशन। ओशन में कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 शेल बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कोरल्स, मॉलस्क्स यानी घोंगा और टेरोपॉड्स यानी सी बटरफ्लाइज। इन्हें अपना शेल बनाने के लिए कार्बोनेट आयंस यानी CO3 2- चाहिए होते हैं। लेकिन जब पानी में H+ आयंस बढ़ जाते हैं तो वो कार्बोनेट आयंस के साथ बॉन्ड बनाकर बायकार्बोनेट बना लेते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए कार्बोनेट आयंस अवेलेबल ही नहीं बचते। H+ आयंस एसेंशियली कार्बोनेट को चुरा लेते हैं। इस सिचुएशन को अंडर सैचुरेशन कहते हैं। इमेजिन करो, आपको घर बनाना है लेकिन कोई आपकी ईंटें चुरा ले, क्या होगा? घर नहीं बनेगा। सेम कोरल्स के साथ होता है, वो अपना स्केलेटन नहीं बना पाते। जो एग्जिस्टिंग शेल्स हैं वो भी एसिडिक पानी में डिसॉल्व यानी घुलने लगते हैं। स्लाइड में पिटेरोपॉड का एग्जाम्पल देखो, कैसे टाइम के साथ उसका शेल पिट और डिसॉल्व हो रहा है। अगर ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स खत्म हो गए तो पूरी फूड वेब जो इन पर डिपेंड करती है, फिश, व्हेल्स, वो भी स्टार्वेशन से मर जाएगी। इसलिए ओशन एसिडिफिकेशन मरीन बायोडायवर्सिटी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। फाइनली, हम इन सब चैलेंजेस और रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करते हैं एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में, जिसे कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ब्लू इकोनॉमी का मतलब है ओशन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, जॉब्स भी मिले, लेकिन ओशन की हेल्थ खराब ना हो। ये पुराने मॉडल से अलग है, जहां सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन पर फोकस था। विजुअल 1 में ब्लू इकोनॉमी को एक मंदिर या टेम्पल के पिलर्स की तरह दिखाया गया है। इसके पिलर्स हैं सस्टेनेबल फिशरीज, ओवरफिशिंग रोकना, ग्रीन पोर्ट्स या शिपिंग, पोल्यूशन कम करना, ऑफशोर एनर्जी, विंड या सोलार, और इको टूरिज्म। बेस है हेल्दी मरीन इकोसिस्टम। अगर बेस कमजोर हुआ पोल्यूशन या एसिडिफिकेशन से, तो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर गिर जाएगा। इसमें कोस्टल कम्युनिटीज को सपोर्ट करना भी शामिल है, जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। इस डायरेक्शन में इंडिया का सबसे एम्बिशियस कदम है डीप ओशन मिशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज यानी MOES चलाता है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ माइनिंग नहीं है, बल्कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और क्लाइमेट एडवाइजरी भी है। इस मिशन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है समुद्रयान, इंडिया का मैन्ड सबमर्सिबल मिशन। गौर से देखो, इस व्हीकल का नाम है मत्स्य 6000। ये एक टाइटेनियम एलॉय से बना स्फीयर या गोला है। वाई टाइटेनियम? क्योंकि 6000 मीटर्स की डेप्थ पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मल स्टील क्रश हो जाएगा। टाइटेनियम स्ट्रॉन्ग और कोरोजन रेजिस्टेंट है। वाई स्फीयर? स्फीयर प्रेशर को हर तरफ से बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए यह बेस्ट शेप है डीप सी स्ट्रक्चर्स के लिए। मत्स्य 6000 में 3 साइंटिस्ट्स बैठकर डीप सी में जा सकते हैं। ये डायरेक्टली पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वाले जोन में रिसर्च करेंगे। अगर इंडिया ये टेक्नोलॉजी मास्टर कर लेता है तो हम US, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना के एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो जाएंगे। ये सिर्फ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की बात नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ और साइंटिफिक प्राउएस की बात है। इंडिया के लिए, जिसके पास 7500 प्लस किलोमीटर्स की कोस्टलाइन है, ब्लू इकोनॉमी फ्यूचर ग्रोथ का इंजन है। ये मिशन हमें स्ट्रैटेजी और सस्टेनेबिलिटी दोनों में लीड करने का मौका देता है।